पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस सदैव से ही यह कहती रही है कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा बिना नेहरू जी के अधूरी है, इसलिए आवश्यक है कि उनके बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए। वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यों से अधिक उनके भाग्य ने उनका सदैव साथ दिया। गांधी जी से कई मुद्दों पर मतभेद होने के बाद भी नेहरू जी को हमेशा उनका साथ मिलता रहा, जिस कारण वो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। यह कोई आरोप नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। जवाहरलाल के पिता मोतीलाल एक समृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन वो स्वयं भारत और भारतीय लोगों के बारे में क्या विचार करते थे, यह जवाहरलाल ने अपने बाल्य अवस्था से ही अनुभव कर लिया था, जिसका परिणाम उनके ऊपर बहुत अधिक पड़ा। उस समय भारतीय संस्कृति का ज्ञान देने वाले कई विद्यालय थे, किंतु जवाहरलाल को 15 वर्ष तक घर में ही पढ़ाया गया। उनकी पढ़ाई अंग्रेज अध्यापकों द्वारा ही हुई। उनको हिंदी व संस्कृत पढ़ाने के लिए भी आचार्य जी रखे गए थे, लेकिन बालक जवाहरलाल को इन भाषाओं में कोई रुचि नहीं थी। यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार भी की है। उन्होंने लिखा है, कसूर तो इसमें मेरा ही था। भाषाएं पढ़ने में मेरी गति अच्छी नहीं थी और व्याकरण में तो मेरी रुचि बिल्कुल ही नहीं थी। जवाहरलाल जब 11 वर्ष के हुए तब उनकी बहन विजय लक्ष्मी का जन्म हुआ। तब तक अंग्रेजों द्वारा दिया गया ज्ञान ही उनका एकमात्र साथी था। 1905 में जवाहरलाल को इंग्लैंड के हैरो स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। यह पहला अवसर था जब जवाहरलाल बाहरी दुनिया के संपर्क में आए। परिणाम भी उसी के अनुरूप आया। इस बारे में जवाहरलाल ने लिखा, मैं कुछ हद तक स्कूल की जिंदगी में हिल मिल गया और काम तथा खेल कूद में रहने लगा, लेकिन मेरा पूरा मेल कभी नहीं बैठा। हमेशा मेरे दिल में यह ख्याल बना रहता है कि मैं इन लोगों में से नहीं हूं और दूसरे लोग भी मेरी बाबत यही ख्याल करते होंगे। कुछ हद तक मैं सबसे अलग अकेला ही रहा। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि लगभग 15 साल तक अकेले बिना मित्रों के जीवन व्यतीत करने के कारण जवाहरलाल अपने स्कूली समय में अधिक मित्र नहीं बना पाए। इस कारण वे अकेले ही रह गए। घर में और बाद में सीधे अंग्रेजों के स्कूल में प्रवेश के कारण शेष जीवन में भी जवाहरलाल भारतीयों को कभी मित्र नहीं बना पाए। इसी कारण कांग्रेस की स्वतंत्रता से पहले जवाहरलाल को उनके पिता या गांधी जी के कारण ही थोड़ा बहुत समर्थन मिला। उनका व्यक्तिगत जनाधार नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की, लेकिन यहाँ भी शैक्षणिक या सामाजिक रूप से उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उनके बारे में फ्रैंक मॉरिस लिखते हैं, यह कहना गलत होगा कि नेहरू उन दिनों की घटनाओं के विषय में कुछ अधिक लिखते पढ़ते थे। वे स्वयं मानते हैं कि उनकी रुचि प्रायः सुपरफिशियल होती थी। यद्यपि तत्कालीन कई बातों पर उनका मन आंदोलित हो उठता था, किंतु फिर भी वे कभी उन पर गंभीर विचार करने के लिए उद्यत नहीं हुए। वे बाहरी रूप रंग को ही देखने का यत्न करते रहते थे। उनका आत्म केंद्रित स्वभाव, उनकी मुख पर की घमंडी मुद्रा और उनका अकस्मात बोलने का ढंग ऐसा था कि वहां पर ना तो उनके मित्र बन सके और ना ही वे किसी पर प्रभाव जमा सके। उन्होंने विश्वविद्यालय के जीवन पर किसी प्रकार की भी कोई छाप नहीं छोड़ी। उस समय 100 के लगभग हिंदुस्तानी विद्यार्थी वहां पढ़ते थे। उन पर भी नेहरू जी का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था। वहां से वापस आने के बाद भी किसी को याद भी नहीं रहा कि वे इनसे भी मिले हैं। संभव है कि अपने घर में जवाहरलाल जो कहते हो उसी को सही मान लिया जाता हो, अतः वे बाहर भी ऐसे ही उम्मीद कर रहे हो। ऐसा अनुकूल वातावरण ना मिलने के कारण वो आत्म केंद्रित हो गए और किसी को अपना मित्र नहीं बना सके। भारतीयों से उनका नाम मात्र का ही जुड़ाव भारत में रहा था, इसलिए
भारतीय छात्रों से भी जवाहरलाल का कोई विशेष संबंध नहीं बन सका। बाद में जवाहरलाल ने इंग्लैंड से ही बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और फिर 7 वर्ष बाद भारत वापस आ गए। यहाँ प्रारंभिक दौर में जवाहरलाल की वकालत औसत दर्जे की ही रही। इस बात को गुरुदत्त ने भी लिखा है। गुरुदत्त के अनुसार कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कैम्ब्रिज और लंदन में जवाहरलाल जी किसी ऐसी दुनिया में रहते रहे थे जो हिंदुस्तानी थी ही नहीं। उसमें हिंदुस्तान की भावनाएं किसी प्रकार का भाग नहीं रखती थी। जवाहरलाल जी इंग्लैंड में 7 वर्ष विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर लौट आए। उस जीवन में उनको केवल अपने अंग्रेजी संस्कारों का समर्थन ही मिला। संक्षेप में जवाहरलाल जी का यह जीवन नीरस, प्रभावहीन और बहुत साधारण ढंग का था। पिता के घर बने संस्कार पुष्ट ही हुए। हाँ, एक बात थी, आप इंग्लैंड से एक धुंधला सा विचार समाजवाद का भी लेकर आए थे। यदि भाग्य प्रबल ना होता तो जवाहरलाल जी का विद्यार्थी जीवन ऐसा नहीं था कि कोई उनसे किसी प्रकार की आशा कर सकता। वे 1912 में हिंदुस्तान लौटे और 1919 तक एक साधारण वकील का जीवन व्यतीत करते रहे। कोई उनसे किसी प्रकार की आशा नहीं करता था और ये भी किसी बड़ी बात के लक्षण नहीं रखते थे। जवाहरलाल नेहरू 1926 में यूरोप यात्रा पे गए। वहां उन्होंने कम्युनिस्टों के द्वारा आयोजित दलित जातियों का सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन तत्कालीन रूसी सरकार द्वारा प्रायोजित था। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू को रूसी क्रांति की वर्षगांठ के उत्सव का नियंत्रण मिला। वे इसमें भाग लेने के लिए मास्को गए, लेकिन सिर्फ 3 दिन ही वहां रहे। इस यात्रा ने उनके मन में कम्युनिस्टों और रूस के बारे में क्या छवि बना दी थी, यह उन्हीं के शब्दों में। यह बिना संशय के कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की किसी फैक्ट्री में काम करने से रूस के जेल खाने में रहना बहुत अच्छा है। इस विषय में हमने जो देखा है उससे तो रूसी सरकार के लिए गर्व करने की बात है। शक्ति प्राप्त करते ही इन्होंने ईरान व तुर्की आदि देशों पर अपने सब दावे, जो जार के कार में रूस रखता था, त्याग दिए थे। जिस समाजवाद की बात गुरुदत्त ने की थी, यूरोप और सोवियत संघ के दौरे पर जवाहरलाल जी की बातों से उसकी पुष्टि होती है। नेहरू जी कम्युनिस्टों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने हिंदुस्तान और रूस के इतिहास को जाने बिना ही रूस की प्रशंसा में इतना कुछ लिख डाला। वो ये भूल गए कि जार के शासन के बाद जब कम्युनिस्ट रूस की सत्ता में आए तो उनके पास इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वो अन्य देशों पर नियंत्रण रख सके। इसलिए मजबूरी में उन्हें इन देशों को स्वतंत्रता देनी पड़ी। इसी प्रकार जब नेहरू जी भारतीय उद्योगों के बारे में जानते ही नहीं थे तो उन्होंने कैसे अंदाजा लगा लिया कि किसी देश के जेल खाने भी उससे अच्छे हो सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्च 1926 में यूरोप गए और दिसंबर 1927 में वापस भारत आ गए। महीनों विदेश में रहने के बाद भी वहां उन्होंने भारत को गुलामी से निकालने के लिए क्या किया, इसका कोई प्रमाण स्वयं उनके द्वारा भी कहीं नहीं मिलता। यह अलग बात है कि जिस समाजवाद की छवि नेहरू जी के दिमाग में पढ़ाई करते समय बनी थी, वो रूस के अति संक्षिप्त दौरे से और प्रबल हो गई। वो भारत में भी वैसे ही वातावरण की कल्पना करने लगे। यह शासन व्यवस्था गांधी जी के विचार से अलग थी, इसलिए इसका टकराव होना निश्चित था। हुआ भी वैसा ही। नेहरू जी जब भारत आए तो उसके ठीक बाद मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वो सीधे वहीं चले गए और जो उन्होंने सबसे पहले काम किया वह था पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करना। इसका आधार रूस में उनके द्वारा देखी गई व्यवस्था थी, किंतु वो यह भूल गए कि इसके लिए सबसे पहले भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। वही अंग्रेज जिनसे गांधी जी और नेहरू परिवार के अच्छे संबंध हैं। इसके बाद भी क्योंकि जवाहरलाल जी
मोतीलाल नेहरू के पुत्र और गांधी जी के प्रिय थे, इसलिए उनका यह प्रस्ताव बिना किसी चर्चा के पास हो गया। नेहरू जी को लगा था इस पर चर्चा होगी, जिसमें वे रूस की प्रशंसा करेंगे और भारत में भी समाजवाद के लिए लोग उनके समर्थन में बोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। गांधी जी उस समय वहां नहीं थे, इसलिए प्रस्ताव पास होने के बाद जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि नेहरू जी से बहुत बड़ी भूल हो गई है। यह प्रस्ताव तो सीधे सीधे अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की बात करता हुआ लग रहा है, जबकि तब तक गांधी जी अंग्रेजों के गुलाम बने रहते हुए अधिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की बात कर रहे थे। इसलिए उन्होंने 4 जनवरी 1928 को जवाहरलाल जी को एक पत्र लिखा। इसमें गांधी जी ने नेहरू जी के लिए लिखा कि तुम बहुत ही तेज जा रहे हो। तुमने जो प्रस्ताव तैयार किए और पास कराए, उनमें से अधिकांश के लिए 1 साल की देर थी। इस प्रकार गांधी जी के कारण नेहरू जी के प्रस्ताव पर आगे कोई कार्य नहीं हो सका। जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो उनके समर्थक कई बार नेहरू जी द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथों डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। नेहरू जी ने इन ग्रंथों का लेखन अपने कारावास के समय किया है। ऐसा वर्णन मिलता है कारावास के समय उन्हें किस प्रकार की पुस्तकें अध्ययन के लिए उपलब्ध होती थी। इस बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है। नेहरू जी लिखते हैं, मेरा खास काम लिखना और पढ़ना ही था। मैं जिन जिन किताबों को पढ़ना चाहता था वे सब तो मुझे मिल ही नहीं पाती थी, क्योंकि उन पर रोक थी और वे सेंसर होती थी। स्पेंगलर की डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक किताब इसलिए रोक ली गई थी कि उसका नाम खतरनाक और राजद्रोहात्मक मालूम हुआ था। कुल मिलाकर मुझे तो सभी किस्म की किताबें मिल जाती थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस मामले में भी मेरे साथ खास रियासत होती थी। मैं अपनी किताबों में ही जुटा रहा, कभी एक प्रकार की किताबें पढ़ता तो कभी दूसरे किस्म की। जब कभी पढ़ते पढ़ते मेरा जी उब उठता तब मैं लिखने बैठ जाता। अपनी सजा के 2 सालों में तो मैं उस ऐतिहासिक पत्रमाला में लगा रहा जो मैंने अपनी पुत्री के नाम लिखी। उपरोक्त बातों से 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला कि नेहरू जी को वही किताबें पढ़ने को मिलती थी जो अंग्रेज उन्हें पढ़ाना चाहते थे। दूसरा, इससे उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता था उसे वो टाइम पास के लिए लिखा करते थे।